जय हिंद। आप सभी का एमएस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th का ज्योग्राफी मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर क्लास 11 का भी सॉल्यूशन भेजिए या मॉडल सेट को छोड़ दीजिए, तो आज मैं वही लेकर के हाजिर हूँ। तो आपको जैसा कि मालूम है कि टर्म 2 का भी 40 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें से यहाँ पे ये चूँकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो ये फुल पूर्णांक जो 35 मार्क्स का ही होता है और 1.5 घंटा समय लेकिन आपको जरूर मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन किस तरह से है वो देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो आपका है, अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के नाम लिखें। तो आपको पता है कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियां हैं नर्मदा और तापी। हालांकि तापी को ताप्ती भी लिखता है कहीं कहीं, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। नर्मदा और तापी आप भारत मैप पे देखते होंगे कि 2 नदी ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहते हैं, तो ये दोनों नदियां हैं नर्मदा और तापी। नेक्स्ट नदी है जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हालांकि आबादी उतनी नहीं है, लेकिन भारत का भौगोलिक रूप से क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न संख्या 3 है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ये क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9 में भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता था। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। कहता है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। यानी कि निश्चित माध्यम और वाहिकाओं यानी कि बहने वाले रास्ते को वाहिका कहते हैं। उक्त वाहिकाओं के कंप्लीट जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। यही तक है प्रश्न। हालांकि जल ग्रहण भी पूछेगा तो उसमें से ये ऐड कर दिया गया है। तो कुल इतना ही है आपका। आगे प्रश्न संख्या है कि बांगर या बंगर क्या है। उत्तर, बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल। ऐसा भूस्थल जो थोड़ा सा ऊंचा हो, उस भूस्थल को बंगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है ना। आप जब फिर आगे पढ़ेंगे बांगर और खादर में अंतर कभी जब पढ़ते हैं क्लास 9 में देखते हैं कि बांगर के रेगर टाइप की मिट्टी थोड़ी सी बड़े बड़े उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी पुरानी हो चुकी होती है, इस वजह से ऐसा होता है। और ऊंचाई भी होती है जिसकी वजह से ना ही बारिश का जल वहाँ पे रुक पाता है, ठहर पाता है, ना ही बाढ़ का जल चढ़ता है, जिस वजह से वो मिट्टी पुरानी की पुरानी रह जाती है, उसमें रेगड़ ज़्यादा रहता है। आगे है भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखें। तो भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर यानी कि वहाँ से ऊपर की ओर 8.5 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत का उतना दूर विस्तार है। उसके बाद अगर हम देशांतरीय विस्तार करें देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। आगे है सारगोसो सागर क्या है या सरगोसो क्या है। ये आप चैप्टर में पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली धाराओं के मध्य ये शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को कहा गया है। और सरगोसो जो नाम जो रखा गया ना सारगैसो, वो वहां पर एक घास है जो वहां पे हमेशा तैरता रहता है, जिसका जड़ नहीं है, वो वहीं पर रहता है। तो उसी घास के नाम की वजह से उसका नाम सारगोसो गैसो सागर रखा गया है। फिर है जल संभर से आप क्या समझते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं। कहता है जल संभर या द्रोणी उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं जहां वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी नदियों, नहरों और नालों से बहकर एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाता है। जिस तरह से तालाब नहीं होता है कि चारों तरफ से पानी आया एक जगह से वहां पे जल भर गया, तो वही कहते हैं जल संभर यानी जल से भरा। तो उस तरह का द्रोणी को कहा जाता है जल संभर, है ना। उस स्थान से या तो एक बड़ी नदी पानी जल संभर क्षेत्र से निकास करके आगे बह जाता है, या फिर किसी सरोवर, सागर या महासागर या किसी झील आदि का निर्माण हो जाता है। जल संभर से ही ऐसा होता है। प्रश्न संख्या आगे हम लोग देखेंगे 8 में, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, समुद्र पूरा घेरा हुआ है,
और समुद्र को दूर से देखने से एकदम नीला दिखाई देता है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, अंतरिक्ष से देखने पर जल की वजह से पृथ्वी नीला दिखाई पड़ती है, जिसके वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा लिखा गया है वैसा ही लिखेंगे। आगे है, परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं। कहता है परिस्थितिकी जीव अथवा जीवों के समूह का पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन है, या वह जीवों और पर्यावरण के अंतर संबंधी का विज्ञान है। परिस्थितिकी वह विज्ञान है जो सभी जीवों के संपूर्ण पर्यावरण के साथ पूर्ण संबंधों का अध्ययन करता है। और इसी से आगे आपको पढ़ने को मिलेगा परिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी, है ना। परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है उसमें भी देखेंगे। सभी जीव और जीव जंतु मिलकर के जो एक जैव मंडल का निर्माण करते हैं उसे ही परिस्थितिकी तंत्र कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 में देखेंगे, जैव मंडल से आपका क्या तात्पर्य है? चलिए देखिए, कहता है जैव मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार का जीवन या जीव जंतु, जीव नीचे आदि सब पाए जाते हैं। पृथ्वी के 3 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी के 3 परिमंडल कौन कौन से हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, है ना। तो धरती, हवा और पानी, ये तीनों मंडल को मिला करके जहां पर आपस में मिलते हैं वही जैव मंडल स्थित है। जैव मंडल की परत पतली है लेकिन अत्यधिक जटिल है। किसी भी प्रकार का जीवन केवल और केवल इसी परत में पाया जाता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, तो वही चीज है। नदियों के किन्हीं 5 महत्व को लिखें। तो नदियों के तो बहुत महत्व है ना पानी से। तो आइए कुछ देखते हैं। नदियों की खेती के लिए, नदियाँ खेती के लिए लाभदायक है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है। उत्तम स्रोत की जो मिट्टी होती है उसके जल से हम लोग सिंचाई करते हैं। नदियाँ जल प्रदान करती हैं। घरेलू एवं औद्योगिक गंदे या अपशिष्ट पानी को अपने साथ बहाकर ले भी जाती है। और बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में भी किया जाता है, जैसे गंगा में नाव चलता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और नदियों में मत्स्य पालन से मछली रूप से खाद्य पदार्थ की प्राप्त होती है ना। और भी बहुत सारा है। नदियों से सिंचाई की व्यवस्था होती है ना। नदियों के जल से बांध बना करके आसपास के लोगों क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है, उसे मछली पालन किया जाता है, फिर बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो कोई 5 आप खुद सोचिए, जरूरी नहीं कि जो लिखा है उसको, आप खुद से सोचिए कि हमारे लिए नदियाँ 5 कौन कौन से काम करती हैं, या जो 5 काम जिससे हम नदियों की वजह से कर पाते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो 5 पॉइंट आपको दर्शा देने हैं। प्रश्न संख्या 12 है, बांगर एवं खादर में अंतर। अच्छा, बांगर शुरू में अभी पढ़ ही रहे थे, है ना। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। देखिए, नवीन एकदम नया मिट्टी जो अभी नया नया निर्माण हुआ उसको हम लोग खादर बोलेंगे, जबकि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। वो मिट्टी पुरानी हो चुकी होती है क्योंकि ऊंचाई वहां ज्यादा होती है, तो वैसे भी मिट्टी पानी चढ़ नहीं पाती है। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है। खादर मिट्टी जो होती है, खादर जो होती है वो बांगर से अधिक उपजाऊ होती है, और बांगर मिट्टी खादर की मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, जाहिर सी बात है। खादर मिट्टी प्रायः चिकनी होती है तथा इसमें कैल्शियम का अभाव होता है थोड़ा, और इसमें कंकड़ होते हैं तथा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल की लवणता से आप क्या समझते हैं? कहता है लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है ना, कि एक पानी में कितना मात्रा में नमक है। इस परिकलन के लिए 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 में कितना प्रतिशत भाग है पीपीटी के रूप में दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, बायोम क्या है या बियोम क्या है? तो बायोम का हिंदी अर्थ है जैव क्षेत्र, है ना, जो जीवोम से बना हुआ है। तो बायोम अर्थात जैव क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर रहने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे रहने की सामान्य विशेषता एक जैसी हो, उसको बायोम कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं उसकी चर्चा करनी है। तो जाहिर सी बात है, क्या कहता है, फिर से वही इसी को लेकर प्रश्न आया हुआ है। ये तीसरा प्रश्न है इससे संबंधित। कहता है किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। यह तभी संभव है
जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे। अर्थात जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड चेन में समझिए एक तरह से कि मान लीजिए कोई कीट पतंग घास खाती है, फिर उस कीट पतंग को सांप खा गया, उस सांप को फिर चील या गिद्ध खा जाते हैं। तो अगर कोई एक भी डिस्टर्ब होता है तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करता है और वो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो सिर्फ उसमें ही नहीं अपितु पूरे जीव जंतुओं को मिला करके इसका संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए इसको अस्थायी रखने के लिए सभी का जीवित होना बहुत जरूरी है। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन को रोकने के लिए। असंतुलन कैसे होगा, तो उसको कैसे रोकेंगे, कहता है विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध बनाए रखते हैं और निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहां के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। यानी कि अगर किसी विशेष स्थान पर देखेंगे तो विशेष प्रकार का जीव ज्यादा होते हैं क्योंकि उस तरह का वातावरण उसको सूट करता है। तो इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही है ना पारितंत्र का संरक्षण और बचाव में प्रमुख आधार है। तो हमको पहले ये समझना होगा कि आखिरकार किसी जीव को पनपने के लिए या बने रहने के लिए उसके लिए कौन कौन से घटक की आवश्यकता है। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो स्वतः वो वहां पर बने रहेंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न संख्या ये छोटा है यानी कि 3 नंबर का है तो ज़्यादा आपको लंबा नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रमुख भौतिक विभागों के नाम लिखिए और इनमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं। तो भौतिक स्वरूप भारत का है, उसमें से क्या क्या, पहला हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तरी मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल या मरुभूमि, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप समूह और समुद्र तटीय मैदान। ये कुल मिलाकर के है ना समुद्र तटीय मैदान का यहाँ पे हम लोग विश्लेषण करते हैं। कहता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार पूर्व और पश्चिम में पतले समुद्र तटीय मैदान से अधिक घिरा हुआ। जिसे आप भारत का मैप ऐसे देखते होंगे तो ये इलाका और ये इलाका यहाँ पे तटीय मैदान है, ठीक है। इस मैदान की बात हम लोग चर्चा करते हैं। ये पश्चिमी तटीय मैदान, अगर इधर की बात करें हम लोग, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, तो पश्चिमी तटीय मैदान एक पतली पट्टी है जो अरब सागर के साथ फैला हुआ है तथा इसके पूर्व में पूर्वी घाटी अवस्थित है। और इस पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी भाग कोंकण यानी कि मुंबई से ऊपर गोवा के आसपास कहलाता है और मध्यवर्ती भाग कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग मालवार तट कहलाता है ना। नीचे वाला भाग को मालवार तट कहते हैं। उसी तरह से आगे अगर हम लोग पूर्वी तट में भी देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत एक चौड़ा सा समतल मैदान है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब यहीं पे देखिए, इधर उत्तरी भाग को इधर उत्तरी सरकार कहेंगे जबकि यहाँ पे कोरोमंडल तट कहेंगे। उसी तरह से इधर कोंकण बिंदु तक ये फैला हुआ है जबकि यहाँ पे मालवार तट कहेंगे। तो ये पूरा भाग इस तरह से फैला हुआ है। फिर है प्रश्न संख्या 17, मृदा अपरदन क्या है, इसको कैसे बचाएंगे, कैसे रोकथाम करेंगे, आइए देखिए। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा ले जाना सम्मिलित है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है ना। तो मृदा अपरदन के बहुत सारे कारक हैं, जैसे हवा से, बहुत अधिक जल से, है ना, या जंगलों की कटाई भी कर देते हैं तो भी धीरे धीरे वहाँ पे ऊपर के मिट्टी हटने लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, समोच्च रेखीय जोताई, है ना, ढाल वाले भूमि में, है ना, अगर आप सीधा अगर लाइन बाय लाइन जैसे सीढ़ीनुमा खेती करेंगे तो वहाँ पे है ना क्या होता है कि मिट्टी का कटाव बच जाता है और मिट्टी बह करके नहीं जाती है क्योंकि वहाँ पे मेड़ से रुक जाती है। फिर वृक्षारोपण हो गया, पेड़ों की आरक्षक मेखला, है ना, खास करके ये समुद्री तट इलाके में जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है तो वहाँ पे पेड़ों का रक्षक मेखला यानी कि गाढ़ा पेड़ लंबा लंबा ये लाइन टाइप पे लगा के रखना चाहिए कि तेज हवाएं आएंगी तो उससे रुक करके बहुत कम प्रभावित करेंगे। और पशु को चराने पर नियंत्रण हमें करना पड़ेगा क्योंकि घास पशु चर जाते हैं और मिट्टी को बचाने के लिए, प्रति जमीन का जो मिट्टी है बचाने के लिए सबसे बड़ा जो कारक है वो है घास। और घास पशु चर जाते हैं जिससे वहाँ पे जमीन बंजर बहुत जल्दी हो जाती है और फिर ऊपरी परत मिट्टी का धीरे धीरे उड़ना शुरू कर देती है। आगे बांध बनाना, है ना, अगर बहुत ज़्यादा कहीं किसी नदी में पानी आता है तो बहुत सारा चीज़ बहा के ले जाता है। तो अगर हम बांध बनाएं
जिससे पानी को कंट्रोल कर सके और अपने कंट्रोल के हिसाब से छोड़ें तो शायद मुश्किल कम होगी। प्रश्न संख्या 18 में हम लोग देखेंगे उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, ये प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, उत्तर भारत की अधिकांशतः नदियां जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और भी नदी हैं बहुत सारे, है ना। ये नदी, सिंधु नदी अरब सागर में, गंगा और ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जिसे देखिए, कुछ नदी जो है, सिंधु नदी सिर्फ अरब सागर में जाती है क्योंकि वो घूम करके उधर चली जाती है, मैप से आप देखते होंगे। जबकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, है ना, मैप में देखो एक साथ लाइन में चलती है और आगे जाके मिल जाती है और फिर जाके आगे इसे गिरती है। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब विशेषताएं क्या है, कहता है कुछ नदियां पठारी भागों से निकलती हैं, गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, ठीक है। जबकि उत्तर भारत की नदियां अधिकांशतः मैदानी भागों से बहती है, जिसके कारण इन नदियों की नहरें निकाली जा सकती हैं। और उत्तर भारत की अधिकांश नदियां गंगा नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की नदियां गर्मी में कभी कभी सूख जाते हैं, है ना। जैसे आप देख लें, बड़ी बड़ी नदी जो है कृष्णा, गोदावरी, है ना, कावेरी, ये सब में थोड़ी सी गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है। जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता। उत्तर भारत की नदियाँ चूँकि हिमनद से भी बह के आती है, हिम भी उसमें पिघल करके आता है, तो वो पानी उसमें भरा रहता है। फिर दक्षिण भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियों से भिन्न है, क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों में सालों भर पानी नहीं रहता है। यही बात जो कि मैं बता रहा था, ये समतल भागों में बहती है, इसके लिए नदियों में ना नावें चल पाती हैं, क्योंकि समतल इलाके में ही चल बहती हैं, और ना ही नहरें निकाली जा सकती है। जबकि उत्तर भारत की नदियों में नाव भी चलती है, नहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या अंतिम देखेंगे हम लोग, ये 5 नंबर का रहेगा, है ना। अंतिम प्रश्न जो आपको 5 में से किन्हीं 3 का जवाब नहीं देना होता है, वो 5-5 नंबर का होता है। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा, अगर मैप आप थोड़ा सा मदद पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी 5 नंबर को प्राप्त करने में। जैसे देखिए, यहाँ पे भारत के मानचित्र में निम्नलिखित चीज़ों को दर्शाना है। जैसे सबसे पहला है नर्मदा एवं तापी नदी। तो ये जो ब्लैक से दिखाया गया है, ये देखिए, ये इलाका है, ये नर्मदा और तापी नदी का। उसके बाद कोरोमंडल तट, अभी हम बता रहे थे, है ना, कोरोमंडल तट यहाँ पे आपका पूर्वी घाट के पास, ठीक है। उसके बाद चिल्का झील उड़ीसा में है, जो आपका ब्लू इंक से दिया हुआ है, चिल्का झील है। उसके बाद है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में है, इस एरिए में, ठीक है, घास से। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वो इस इलाके में है। तो इस तरह से और भी जो इसका सेट है, मैं बहुत जल्द बना करके छोड़ूंगा, सेट 2, सेट 3, और हिस्ट्री का भी सेट, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर। तो आप बशर्ते इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। और मैं आप सबों से यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।